प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण में दूसरा पाठ समास, इसका 8वां भाग देख रहे हैं। इस भाग में हम समास प्रयोग के उदाहरण जो कि प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से लिए गए हैं, उनका अगला भाग आपके सामने आ रहा है। पाठ क्रमांक 5 जो कि अष्टपाहुड़ है प्राकृत गद्य पद्य सौरभ का, इससे लेकर 6, 7 और आगे के पाठों का हम चयनित समास प्रयोगों का उदाहरण के रूप में विश्लेषण करेंगे और इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पाठ 5 अष्टपाहुड़। अष्टपाहुड़ में से चयनित गाथाओं का संकलन अष्टपाहुड़ पाठ में किया गया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी गाथाएं थीं। इसमें से समासित पद आ रहे हैं। सबसे पहला शब्द है विनय संयुक्तो। विनय संयुक्तो, विनय विनय, संयुक्तो संयुक्त, विनय से संयुक्त, विनय से सहित या जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर विनय से, यह तृतीया विभक्ति है, तो यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ। तृतीया विभक्ति विनय से, तो इसलिए यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। अगला शब्द दया विशुद्धो। दया विशुद्धो, दया, दया से जो विशुद्ध, दया से विशुद्ध किया हुआ, शुद्ध किया हुआ, वो है दया विशुद्धो। तो यहाँ पर भी दया से, यह तृतीया विभक्ति आ रही है, इसलिए यह तृतीया तत्पुरुष समास है। आपको अब ये तत्पुरुष समास देखने में ऐसा लग रहा होगा कि अधिकांश स्थानों पर समास में हमें तत्पुरुष समास मिलता है। 2 शब्द जोड़ दिए जाते हैं और पहले शब्द में जो विभक्ति होती है उसको कट कर दिया जाता है, वह तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला शब्द है पढ़म लिंगम। पढ़म लिंगम, पढ़म, पढ़म का मतलब होता है प्रथम, प्रथम भी कह सकते हैं, प्रधान भी कह सकते हैं। लिंगम, लिंग, लिंग का मतलब है वेश, प्रधान वेश, ऐसा वेश जो प्रधान है वह हुआ प्रधान वेश। इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होता है। तो यहाँ पर लिंग यानी वेश, यह विशेष्य है और इसके विशेषण के रूप में शब्द आया है पढ़म यानी प्रथम, पहला। इस दृष्टि से यह कर्मधारय समास हुआ। अगला शब्द है झाणज्झयणो। झाणज्झयणो, संधि विच्छेद कीजिए, झाण, ळ में छोटा अ, अज्झयणो, छोटा अ, दोनों अ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा ज और झ यह संयुक्त अक्षर है और प्राकृत भाषा में यह नियम है कि संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है उसे ह्रस्व कर दिया जाता है। तो यह वापस छोटा हो गया, झाणज्झयणो। झाण, झाण का मतलब होता है ध्यान, और अध्ययणो अध्ययन, ध्यान और अध्ययन, ये इसका अर्थ हुआ। अब यहाँ पर आपको और शब्द मिल गया, मतलब यह द्वंद्व समास हुआ। कितना सरल है, बस हमें देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से शब्दों का प्रयोग है। समास विग्रह करते समय अर्थ देख लीजिए और अगर आपको अर्थ समझ में आ गया है तो वैसा वहाँ पर समास भी बहुत जल्दी पहचान में आ जाता है। अगला शब्द करुणा भाव संयुक्ता। करुणा भाव संयुक्ता। अब यहाँ पर देखिएगा, करुणा भाव, करुणा भाव, करुणा भाव से संयुक्ता, संयुक्त, यहाँ पर भी संयुक्त शब्द आ गया, मतलब करुणा भाव से संयुक्त। अब हम करुणा भाव से संयुक्त, तो यह तृतीया विभक्ति है, अतः यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है, ऐसा समझना चाहिए।
करुणा भाव से, संयुक्त, सहित। अगला शब्द है चरित खग्गेण। चरित खग्गेण, चरित्र रूपी खड्ग, खड्ग का मतलब होता है खड्ग, तलवार। चरित्र रूपी, चारित्र रूपी तलवार से। अब चारित्र रूपी तलवार, तलवार का विशेषण है, तलवार का विशेषण है चारित्र। ये कैसी तलवार है? चारित्र रूपी तलवार है। तो इसलिए यहाँ पर विशेषण विशेष्य की बात आई है, कर्मधारय समास हुआ। ये भी बहुत सरल था। इसमें अगला शब्द है विरक्त चित्तो। विरक्त चित्तो, विरक्त, विरक्त, चित्तो, चित्त, चित्त यानी मन। कैसा मन है? विरक्त है, उदासीन है, उदासीन चित्त। तो यहाँ पर चित्त, यह तो हुआ विशेष्य और इसका विशेषण है विरक्त। तो इस दृष्टि से यहाँ पर भी कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से 5वां पाठ हो गया। अगला पाठ है पाठ क्रमांक 6, कार्तिकेयानुप्रेक्षा। कार्तिकेयानुप्रेक्षा भी बहुत अच्छा पाठ, बहुत अच्छी गाथाएं, एकदम सरल सरल। कैसा चिंतन हमें करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुंदर बन सके, सुख शांतिमय बन सके, उस दृष्टि से कार्तिकेयानुप्रेक्षा पाठ की गाथाएं बहुत अच्छी थीं। यहाँ पर समास के रूप में 3 शब्द आपके सामने हैं। सबसे पहला जल भरियो। जल भरियो, जल से भरियो, भरा हुआ। भरियो यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भूतकालिक कृदंत क्या होता है ये आप प्राकृत सर्टिफिकेट कोर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो उसका वीडियो दोबारा देख सकते हैं। जल भरियो, जल से भरा हुआ। अब यहाँ पर भी जल से, ये तृतीया विभक्ति आपको मिल गई है। यह तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ। बहुत सरल। अगला शब्द है दुख सायरे। दुख, दुख, सायरे, सागर में, दुख के सागर में। अब दुख के सागर में, अब यहां पर कौन सी विभक्ति आपको नजर आ रही है? दुख के, षष्ठी विभक्ति, इसलिए यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला शब्द सुख दुखाणी। सुख दुखाणी, सुख, सुख, दुखाणी और दुख, सुख और दुखों को, ये इसका अर्थ हुआ। सुख और दुख, ये इसका अर्थ हुआ। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से और शब्द आया है, और मतलब द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक साथ और से जोड़ा जाता है, वह द्वंद्व समास होता है। तो सुख दुखाणी, यह द्वंद्व समास हुआ। इस प्रकार से ये पाठ कंप्लीट हुआ। अगला पाठ है पाठ क्रमांक 7, दशरह पवज्जा। दशरह पवज्जा, दशरथ की प्रव्रज्या। अब इसमें दशरह पवज्जा में कौन सा समास है ये भी देख लीजिए। दशरथ की प्रव्रज्या, प्रव्रज्या यानी दीक्षा, राजा दशरथ की दीक्षा, दशरथ की। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसमें बहुत सारे शब्द आपको दिए गए हैं। बहुत अच्छा, जो जैन रामायण का प्रसंग है वो पाठ क्रमांक 7 और 8 में दिया गया है। बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, ये पाठ भी आपको पढ़ने चाहिए। सबसे पहला शब्द यहाँ पर दिया है भवारण्ये। भवारण्ये, भवारण्ये, भव रूपी आरण्ये। यहाँ संधि विच्छेद कर लीजिए। भव प्लस अरण्ये, अरण्ये, भव वा में छोटा आ, अरण्य में छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। भवारण्ये, भव रूपी अरण्य। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, संसार रूपी जंगल। भव यानी संसार, संसार रूपी जंगल में, ये इसका अर्थ हो गया। अब ये जंगल कैसा है? संसार रूपी। तो इसलिए यहाँ पर विशेषण विशेष्य की बात हो गई, कर्मधारय समास का प्रयोग है।
यहाँ पर अरण्य यानी जंगल ये विशेष्य है और इसका विशेषण है भव यानी संसार, संसार रूपी जंगल। अगला शब्द है सव्व कला कुशला। सव्व सर्व, कला कलाओं में, कुशला कुशल, सर्व कलाओं में कुशल। सर्व यानी सभी, सभी कलाओं में कुशल। अब यहाँ पर भी सर्व कलाओं में यानी सप्तमी विभक्ति आ गई। यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति है इसलिए। अगला शब्द दिक्खाहिलासिणो। दिक्खाहिलासिणो, संधि विच्छेद कर लीजिए। दिक्खा अंत ख में बड़ा आ प्लस अहिलासिणो छोटा आ, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। दिक्खा दीक्षा, दीक्षा के अहिलासिणो अभिलाषी, दीक्षा के अभिलाषी जो दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं, ऐसे दीक्षा के अभिलाषी। अब यहाँ पर भी दीक्षा के, यह षष्ठी विभक्ति आ गई, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, दीक्षा के। अगला शब्द है दुद्धरचर्या। दुद्धरचर्या, दुद्धर दुर्धर, जिसको धारण करना बड़ा कठिन है, ऐसी चर्या, चर्या, ऐसी चर्या जो दुर्धर है, तो दुर्धर चर्या ये इसका अर्थ हो गया। अब यहाँ पर चर्या यह विशेष्य है और इसका विशेषण हुआ दुर्धर, दुर्धर चर्या, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास का प्रयोग है। अगला शब्द महासंगामी। कितने सरल सरल शब्द हैं ये। महासंगामी, महासंग्राम में, ऐसा संग्राम जो कि महान है, वह हुआ महान महासंग्राम। तो संग्राम विशेषण विशेष्य है और इसका विशेषण हुआ महा, तो यह भी विशेषण विशेष्य वाला प्रसंग है, कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ। यहाँ पर महा यह विशेषता है, संग्राम छोटा मोटा नहीं, महान बड़ा संग्राम था, तो इस दृष्टि से कर्मधारय समास। अगला शब्द है चिंता समुद्दे। चिंता समुद्दे, चिंता, चिंता यानी चिंता, और समुद्दे समुद्र में, चिंता रूपी समुद्र में। कैसा समुद्र है ये? चिंता रूपी समुद्र। यहाँ पर भी कर्मधारय समास का प्रयोग है, विशेषण विशेष्य होने से। समुद्र यह विशेष्य है और इसका विशेषण चिंता। अगला शब्द, मैं स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि अब आपको समास बहुत अच्छे से समझ में आने लगे होंगे। मुझे भी एकदम इजी लगने लगा है। ये समास देखते जा रहे हैं और देखते ही समझ में आ जाता है कि इसमें कौन सा समास का प्रयोग है। अगला शब्द भोग कारणम। भोग कारणम, भोग का कारण। देखिए कितना सरल, भोग का कारण। अब भोग का षष्ठी विभक्ति दिख रही है, इसलिए ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, एकदम सिंपल, भोग का कारण। सिर प्रणामम, सिर, सिर यानी सिर मस्तक, सिर से प्रणामम प्रणाम, सिर से प्रणाम, ये भी कितना सरल हुआ। सिर से तृतीया विभक्ति है, तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग है। चलन वंदनम, चलन वंदनम, चलन चरण, चरणों में, वंदनम वंदना, किसी के चरणों में वंदना करते हैं हम, चरण छूते हैं ऐसा, तो चरणों में वंदना, ये इसका अर्थ हुआ। यहाँ में यानी सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ। अगला शब्द कलुण पलावम। कलुण पलावम, कलुण करुण, पलावम प्रलाप, प्रलाप का मतलब होता है रोना, रुदन। करुण रुदन, बहुत करुणाजनक रुदन, ऐसा रुदन जिसको देखकर ही करुणा आ जाए, दया आ जाए। तो यह कर्मधारय समास का प्रयोग है, यह रुदन की विशेषता है, करुण, इसलिए विशेषण विशेष्य का संबंध यहाँ पर है। अगला शब्द जन वया इण्णा।
जणवया इण्णा, संधि विच्छेद कर लीजिए। जणवय, जणवय प्लस आ इण्णा, आ इण्णा, यहाँ पर य में छोटा आ इण्णा में बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। जणवय जनपद, आ इण्णा आकीर्ण, जनपद से आकीर्ण, जनपद से परिपूर्ण भरा हुआ। जनपद मतलब जनता का समूह, जनों के समूह से आईर्ण आकीर्ण परिपूर्ण भरा हुआ। यहाँ पर भी जनता के समूह से ये मिल गया अपन को, इसलिए तृतीया विभक्ति हो गई, तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। इसमें आपके सामने एक शंका आ रही है बार बार, जनपद जनता का पद या जनता का समूह, तो इसमें भी का आ गया, षष्ठी विभक्ति आ गई, तो इसको षष्ठी विभक्ति वाला तत्पुरुष समास भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर तृतीया विभक्ति वाला तत्पुरुष समास क्यों कहा? इसका कारण ये समझ में आता है, आ इण्णा ये उत्तर पद है, लास्ट वाला पद है, और इस लास्ट वाले पद से पहले जितना भी पद है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? पूर्व पद कहलाएगा। जणवय ये पूर्व पद हो गया। अब इस यह पूर्व पद भी समासित है, वो बात अलग है, लेकिन पूर्व पद में अब कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति, और उत्तर पद में आइण्णा इसको जोड़ रही है, इसलिए यह तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास हुआ, ऐसा समझना चाहिए। अंतिम शब्द देख लीजिए इस पाठ का, जणय धूया, जणय धूया, जणय जनक, धूया पुत्री, जनक पुत्री, जनक की पुत्री, राजा जनक की पुत्री। अब जणय धूया जनक की पुत्री, यहाँ पर की यह हमें विभक्ति मिल रही है, अतः षष्ठी तत्पुरुष समास है, जनक की पुत्री। इस प्रकार से आज का ये पाठ यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। आप सभी बहुत अच्छे से और सरल तरीके से इन समासों के विग्रह करने को सीख रहे हैं, और आगे और भी पाठ हैं जिनमें प्राकृत गद्य पद्य सौरभ के, जिसमें से समास के प्रयोग आपको उदाहरण के लिए मिलने वाले हैं। तो आगे और वीडियो आपको समास के और अच्छे से समझने को मिलेंगे। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक दूसरे को प्राकृत भाषा पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्राकृत भाषा के प्रचार प्रसार में जिन पुण्यार्जकों का योगदान है, जिनके निमित्त से YouTube पर वीडियोस परमानेंट हो रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।